Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take another set of questions that is from 2021 paper. मास्टर केडर का 2021 पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो नाउ वी आर गोइंग टू अपलोडिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मास्टर केडर पेपर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, सारे स्टूडेंट पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और चैनल के लिए कमेंट भी जरूर लिख के जाया करें। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो। The next question is that an engine is operating between 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius, takes 453.6 kilocalorie of heat. How much useful work can be done by it? ये हमसे पूछ रहा है कि हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है और हमें दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और एक हीट का ऑप्शन दिया गया है साथ में। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, और ये कार्नोट साइकिल के ऊपर डिपेंड है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन्स के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन। और ये बहुत हॉट एरिया है, बहुत सारे स्टूडेंट पेपर में थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर कर जाते हैं बट इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करते, तो दैट विल नॉट हेल्प यू इन पेपर, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स में वो एफिशिएंसी के ऊपर है, तो इसको करके जाएं। यहाँ पे हमारे पास जो T1 टेम्परेचर था वो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस था। फिजिकल का कोई भी क्वेश्चन करना हो, आपने उसमें 273 ऐड करके केल्विन में लेके आना है टेम्परेचर को, ठीक है। कभी भी सेल्सियस वाला पार्ट आप यूज नहीं करेंगे। तो इट इज 100 प्लस 273, इट इज 373 केल्विन, एंड वी आर हैविंग हीट इज गिवन, that is 453.6 kilocalorie. Now see here the answer is in kilojoule और यहाँ पे ये है, तो हमें इसकी यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद 4.184, तो मेरा आंसर किलोजूल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एफिशिएंसी फैक्टर होता है जिसको इस तरीके से लिखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन that is equal to W by Q. W यहाँ पे वर्क है, Q यहाँ पे हीट है, and this is equal to T2 minus T1 upon T2. Final temperature minus initial temperature divided by temperature जो final condition में आपने लिया है। तो हमारे पास जो W है, वर्क डन ही कैलकुलेट करना है, this is equal to Q T2 minus T1 divided by T2. So can we put the values? It is 1897.86. 373 minus 273 divided by 373. अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, बट वी आर गेटिंग, इसको 100 आ गया, इसका आंसर 373 आ गया। वर्क डन मेरा 508.8 किलोजूल आएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो नाउ द 17th क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ इमेजिनरी प्रोसेस, reversible process is extremely slow, and irreversible process proceeds at a measurable speed. Third दिया है, work done by the reversible process is always greater than corresponding irreversible process. None of these. इसका आंसर है none of these, क्योंकि जितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं all are true. रिवर्सिबल प्रोसेस इमेजिनरी होता है, ये स्लो भी होगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस अगर रिवर्सिबल चीज में जा रहा है, यहाँ एक रिएक्शन है जो सिर्फ फॉरवर्ड जाएगी, तो ये बड़ी फास्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो जितने पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, ऑल पॉइंट्स आर करेक्ट, दैट्स व्हाई नन ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.1 molar solution of glucose and 0.1 molar solution of urea are placed on the two sides of semi-permeable membrane to equal heights. Then it is correct to say that glucose will flow across the membrane into urea solution.
यूरिया फ्लो करेगा मेम्ब्रेन में से, देयर इज नो नेट मूवमेंट और नन ऑफ दीज। देखिए आंसर इसका है देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पहली बात आपको ये पता है कि जो मोलर मास है वो दोनों के दिए गए हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट मोलर मास मेरे पास ग्लूकोज का दिया गया है 180 एंड मोलर मास ऑफ यूरिया दिस इज गिवन इट इज 60। इट इज डिफरेंट but the concentration given in both cases is same. It is 0.1 molar and 0.1 molar. Are you understanding this thing? Yes. मोलर मास डिफरेंट है बट कंसंट्रेशन सेम दी गई है। और जब भी हमने कोई भी मूवमेंट करवानी होती है एक जगह से दूसरी जगह पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आसपास, तो हमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस चाहिए। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन सेम है आप ये भी याद रखिए कि दोनों ही सोल्यूशन आइसोटोनिक हो गए। आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन, तो इनकी कंसंट्रेशन सेम है जिसकी वजह से नो net movement is there across the semi permeable membrane. So option number C is correct. 19th question is 0.5% aqueous KCl solution freezes at minus 0.24 degrees Celsius. Kf for water is given and Van Hoff factor we have to calculate. जब भी वॉन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, पहली बात तो मैं आपको समझा दूंगी, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं वॉन हॉफ फैक्टर से और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जाम रोज में मैंने वीडियो डाली हुई है, किसी ने नहीं देखी तो आप वहां से जाके देखिए। ये क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, 100% आएगा वॉन हॉफ फैक्टर वाला। ठीक है, या फिर वो आयनिक कंपाउंड देके वॉन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करवा लेगा आपसे। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वॉन हॉफ फैक्टर। वी नो दैट जो डेल्टा टी एफ है वो किया है हमारे पास डिप्रेशन इन, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस इज 0 माइनस क्या बन गया प्लस का 24 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ द डेल्टा टीएफ इज आई के एफ एंड इनटू मोलैलिटी। अगर हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने वाला काम है, ठीक है, अगर हमारे पास नॉर्मल है तो हम वॉन हॉफ फैक्टर नहीं निकालते, बट अगर कहीं पे भी कंपाउंड हमारा आयनिक आ जाए तो हमें ये लिखना पड़ता है जो डिसोसिएट या एसोसिएट कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पता है कि जो मोलैलिटी फैक्टर है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है, इट इज वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यही सीखा हुआ है ना हमने कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं। तो वैल्यूज पुट कर दें हम, 0.24 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ, हमारे पास कितना दिया गया है वाटर का 1.86, मोलैलिटी निकालनी है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, इट इज, मैं इसको सिंप्लीफाई करके पहले लिखूं फॉर्मूला को, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ W2 बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने KF लिख दिया। अब W2 मेरा सल्यूट मैंने कितना लिया 0.5, नीचे 74.5, उसके बाद 1000 डिवाइडेड बाय 99.5। ये कैसे लिखी मैंने वैल्यूज देखिए, मेरे पास W2 बोला क्या था कि 0.5 ग्राम हमने डाला, तो W1 क्या होगा 100 में से माइनस करेंगे, कितना रह गया पीछे 99.5। समझ गए आप? तो इस तरीके से जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो आई की वैल्यू है दैट विल बी 1.92 एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। ठीक है, 74 हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, 0.5 हमने सल्यूट डाला था, लिखा हुआ है ना कि इतना परसेंट हमने लिया, पीछे कितना बचा 99.5। तो जब इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आई विल बी 1.92।
So next question is, when KClO3 is heated, it decomposes into KCl and O2, एंड जब उसके बीच में MnO2 डाल देते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। वो क्यों होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, इट मीन MnO2 यहाँ पे जो डाला गया है दैट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, हमारे पास रिएक्शन क्या हो रही है कि जो KClO3 है वो डीकम्पोज हो रहा है। ठीक है, और वो रिवर्सिबली वो इरिवर्सिबल तरीके से ही होता है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर द इंक, जस्ट वेट। यस, KClO3 जब हम हीट करेंगे तो इट इज चेंजिंग इनटू KCl प्लस 3O2। ठीक है, बट अगर हम इसमें MnO2 डालें तो ये बोल रहा है कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्यों होगी? देखिए, पहली बात तो मैं लिखूंगी कि ये एक कैटालिस्ट है, और कैटालिस्ट क्या करता है, हमारे पास रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। रिएक्शन को क्या करेगा ये? स्पीड अप। और ये खुद यूज नहीं होता, कैटलिस्ट का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए सभी, और इस बार भी पक्का पेपर में आएगा। रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, ये इटसेल्फ यूज नहीं होता, इट इज नॉट यूज इटसेल्फ, नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन? अ कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन है, पहले तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, दिस वन। अब बोल रहा है कि अगर हम इसमें कैटलिस्ट डालेंगे, तो वही क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके का, एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आ गए हैं। इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कैटलिस्ट डालने से ये रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाएगा, या फिर हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, या फिर दोनों का इंक्रीज डिक्रीज होगा, या नन ऑफ दीज। पहली बात आपको मैं समझा चुकी हूँ कि कैटलिस्ट खुद यूज नहीं होता, रिएक्शन के बाद दोबारा रिकवर हो जाता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करता है, ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, इट नेवर डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फ्रैक्शन। सो जितना ये रिएक्शन का रेट, अगर ये फॉरवर्ड का इंक्रीज करेगा, उतना ही बैकवर्ड का भी इंक्रीज करेगा। दोनों ही रिएक्शंस का अगर ये साथ में चलेगा तभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये फॉरवर्ड का डिक्रीज कर दे या इंक्रीज कर दे, एक साइड का इंक्रीज कर दे दूसरे का डिक्रीज कर दे, दोनों ही साइडें बराबर चलेंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the rate law, the same question that we have done in 2016 पेपर, ये सारा रिपीट हो चुका है, तो करते हैं इसको। हमें ये बोला गया है कि रेट लॉ किसी भी रिएक्शन का ए और बी का, ये गिवन है, ठीक है, लिख लें इसको। रेट बोल रहा है, दिस इज गिवन, के ए की पावर एम बी की पावर एन, यहाँ उल्टा दिया गया है, हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, रेट हमें दिया गया है। अब ये बोल रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दें और बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर दें, फिर नया रेट क्या होगा? तो हम R1 R2 करके लिख लें, दैट विल बी इजी। पहला रेट हमारे पास ये था, जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, मैं लिख देती हूँ, कंसंट्रेशन चेंज कर दी, ए को तो क्या किया है डबल, और बी को हम क्या कर रहे हैं हाफ, तो नया रेट क्या बनेगा? R2 लिख लें, के 2a की पावर n, और b क्या हो गया हाफ इसकी पावर m। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट थी, ये मेरे पास सेकंड थी। अब मैंने निकालना है कि कितना रेशो आएगा इन दोनों का। ठीक है, क्या पूछा? रेशो ऑफ न्यू टू अर्लियर, तो न्यू को पहले लिखेंगे, बाकी नीचे। तो करें इसको सॉल्व, 2a की पावर n b/2m डिवाइडेड बाय के ए की पावर n बी की पावर m। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो रेशो मेरे पास यहां से आएगा के, मैं इसको बिल्कुल खोल के दिखा रही हूँ, जिस स्टूडेंट को नहीं आता उसको भी समझ आएगा, 2 की पावर n, उसके बाद a की कंसंट्रेशन n, फर्दर 1/2 की पावर m, और b की पावर भी m। इसको सभी को खोल लिया। ठीक है, पावर का मतलब ये सभी के ऊपर है। उसके बाद के ए की पावर n बी की पावर m, जो चीजें कॉमन है इसको कट कर दीजिए, ये भी गया ये भी गया। तो रेशियो में हमारे पास व्हाट थिंग इज लेफ्ट, इट इज 2 की पावर n एंड 1/2 की पावर m।
तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, 2 को ऊपर ले आऊं तो ये माइनस में आ जाएगा, और पावर हमेशा प्लस में हो जाती है अगर बेस हमारा सेम है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, रेशियो इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस m इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 23rd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द सोल एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। इसका आंसर है जेलेटिन। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है, मैं लिख दूं यहाँ पे, ये एक तरह का लायोफिलिक कोलाइड है। ठीक है, जब भी हम इसको स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर देते हैं, ठीक है, कहाँ ऐड करेंगे, लायोफोबिक कोलाइड में। जब भी हम स्मॉल क्वांटिटी में इसको लायोफोबिक कोलाइड में ऐड कर देते हैं तो वो एज अ मतलब पीपीटी कोगुलेट कर जाता है, तो साथ ही साथ इसकी कोगुलेशन हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास, मैं दोबारा से समझाऊंगी कि लायोफिलिक कोलाइड है, जिसको अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज में ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास क्या करेगा, वो लायोफोबिक कोलाइड को पीपीटीज में या कोगुलेट करने में प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं कि ये प्रोटेक्टिव तरीके से डील करता है, तो जेलेटिन इसका आंसर है। 24th क्वेश्चन है, फिजियोअब्जॉर्प्शन, केमियोअब्जॉर्प्शन। इसका क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, प्लीज इसके डिफरेंसेस को अच्छे से क्लियर करें। द रेट ऑफ फिजियोअब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसी तरीके का पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, जो 2016 का मैंने सॉल्व करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। फिजियो एब्जॉर्प्शन का मतलब, पहली बात तो वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और लीच एट लियर प्रिंसिपल अगर मैं लिखूं, लीच एट लियर प्रिंसिपल अगर हम लेके चलते हैं, वो ये बताता था कि अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वो बैकवर्ड जाएगी। समझ रहे हैं, वो बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड नहीं, क्योंकि पहले ही हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर और बढ़ा दिया। सपोज करो मैंने ये रिएक्शन ली, हीट रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन ये इस साइड में नहीं जाएगी, क्योंकि हीट तो पहले ही रिलीज हो रही है यहाँ पे। तो उस केस में आपको टेम्परेचर कम चाहिए, ताकि वो हमारे पास रिएक्शन का रेट है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना ले जाके फॉरवर्ड में जाए। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन है, गोल्ड नंबर इज मेजर ऑफ प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड ऑन लायोफोबिक कोलाइड। ये अभी करवाया है, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड ऑन लायोफिलिक कोलाइड, स्टेबिलिटी ऑफ अ गोल्ड सोल एंड नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन मैंने अभी जेलेटिन वाला करवाया था कि जब भी लायोफिलिक कोलाइड को हम लायोफोबिक में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास उसकी प्रिवेंशन हो जाती है, उसको प्रोटेक्ट करता है वो, कि ताकि वो कोगुलेट ना हो, खराब ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, the next question is, in a Daniell cell, zinc electrode is dipped in ZnSO4। क्या बोल रहा है ये, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हमारे पास ZnSO4 है, इसमें हमने एक जिंक का इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, और दूसरी साइड हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जिसमें मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिया और उसको एक बैटरी से अटैच करके उसका मैंने क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। ओके, यस, तो इन दोनों को मिला के हमने एक सेल बना दिया। तो सेल के क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये बहुत बार पेपर में आते हैं, सो यू ऑल हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक एज वेल। बट ये इतने सीधे नहीं आते कि आपको पता ही नहीं चलता कि रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, क्योंकि ये एक ही तरीके से देता है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो ये लिखा है कि जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक बन गया, और उस टाइम पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो दे रखा है इतना। फाइन, उसके बाद हमारे पास यस, सो हमारे पास, एक मिनट, सेकेंड हमें इंडिकेशन दी गई है कि जब कॉपर 2 से ये कॉपर में चेंज होता है तो ये प्लस का 0.34 वोल्ट है। यहाँ ना जब आपको इस तरीके का दिया है, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्टिंग में ये +2 से ये न्यूट्रल हो रहा है, मतलब दोनों ही जगह पे ये क्या कर रहा है,
गेन तो कर नहीं रहा, लॉस कर रहा है, ठीक है, सॉरी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमें ना ये नहीं पता चलता कि ऑक्सीडेशन किसको लेना है, रिडक्शन किसको लेना है। हम ये मानते हैं कि जो ई सेल है वो स्टैंडर्ड वाला किसके बराबर होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड के। कैथोड पे हम क्या करते हैं, रिडक्शन, और दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। जिसका पॉजिटिव वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, उसकी हम बोलते हैं रिडक्शन होती है। तो हम क्या करेंगे, 0.34 माइनस का, और ये याद रखिएगा साइंस में इतनी कंफ्यूजन होती है कि आपको दोनों तरीके के आंसर पेपर में मिलते हैं, तो इस चीज को कंप्लीटली ध्यान रखिए। आंसर हमारा आएगा प्लस का, ये देखिए माइनस का भी पड़ा है ना, अगर आप रिवर्स भी करते तब भी आंसर आपको ये मिलता। तो इस चीज को पूरा ध्यान रखिए कि आपको वैल्यूज में ध्यान से पुट करके वैल्यूज निकालनी है। ई सेल की एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें सारे ई सेल के क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश करता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है, चाहे हमारे पास प्रीवियसली कोई एक या दो सेम भी आ जाए क्वांटम नंबर, पर जो स्पिन क्वांटम नंबर है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ऐसा नहीं होता एक एटम में वो सेम हो। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फाइन। Next question is electromagnetic radiation is maximum wavelength with X-ray, infrared, radio wave, ultraviolet radiation। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने ऑलरेडी, वैसे आपको जब ये क्वेश्चन करवाए थे तब मैंने बताया भी था, आप याद रखो CGX, UVI, MRTV, CGX, UVI, MRTV, और ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, increasing order of wavelength, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कौन कौन सी रेस पूछी गई है, एक तो एक्सरे पूछ रहा है, दूसरा हमारे पास इंफ्रारेड रेस है, तीसरी रेडियो वेव्स का पूछ रहा है, और चौथा पूछ रहा है अल्ट्रावायलेट का। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है ये, तो हमारे पास जो रेडियो वेव है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Now in the solid state, cation has left the site and located in the interstitial position। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट ज्यादातर हम आयनिक सॉलिड्स में देखते हैं, जिसमें हमारे पास जो कैटायन है जो छोटा होता है वो क्या करता है, वो अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाएगा। समझ रहे हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या है, मान लो ये पोजीशन थी सभी एटम्स की, मैं एक यूनिट सेल आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, इसके साथ कई एक और बना लीजिए यूनिट सेल, रफली ड्रॉ कर रही हूँ, मे भी आप समझ जाए। मान लो ये कैटायन था ये वाला, ये इसने अपनी पोजीशन चेंज करके इसकी जगह पे यहाँ बीच में आ गया ये, ठीक है, खाली स्पेस पे आ गया, उसको क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। और इसके क्वेश्चंस का आंसर पढ़ लीजिए। फ्रैंकल डिफेक्ट AgBr में होता है, ZnS में होता है, AgCl में, AgI में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और AgBr में तो ये शॉकली डिफेक्ट में भी गिनते हैं इसको, फ्रैंकल में भी गिनते हैं, बोथ डिफेक्ट्स आर देयर इन AgBr, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average kinetic energy in joules of a molecule in 8 gram of methane at 27 degrees Celsius is। ठीक है, अब हमें ना टोटल काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा है, तो हम फॉर्मूला लिख लें। ये स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर है। काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 ऑफ nRT, और n नंबर ऑफ मोल्स हैं जिसको हम बोलते हैं कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का बताओ कितना होगा, 12 + 4 16 ग्राम, तो 8/16, तो मेरे पास 0.5 मोल्स आ गए मीथेन के। तो कैन बी कैलकुलेट दिस, और टेम्परेचर वगैरह भी देख लें कितना है। टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है फिजिकल के न्यूमेरिकल्स के लिए, कृपा करके 273 ऐड कर दें, टेम्परेचर हो गया। आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 8.314, क्योंकि जाउल्स में आंसर है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालिए जी, 3/2 0.5 8.314
300. तो व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व वी आर हैविंग दिस वैल्यू। ये तो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी आई है, पर इन बंदों ने क्या पूछा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक, ये ट्विस्ट है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी तक तो सभी को फॉर्मूला पता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आई उसको आपने एवोगैड्रोस नंबर जो है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे? 1870.65 हमारी काइनेटिक एनर्जी थी, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.203, 10 की पावर 23, और मोल कितने आए थे? 0.5। जब भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी को बाकी दो से डिवाइड कर दो, और आंसर मेरा ये आया है। ठीक है, पर मॉलिक्यूल। तो 6.21 देख लीजिए, माइनस का 21। आप ये चेक करिए कि कितना क्लोज आंसर इस बंदे ने दिया है। ये देखो 10 की पावर 21 और 10 की पावर -21 की जल्दबाजी में अगर आपने ये क्वेश्चन ठीक भी निकाली तो नर्वसनेस या प्रेशर में आप जल्दबाजी में एक के ऊपर टिक कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इस चक्कर में आपको बहुत ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और मेरी ये एक एडवाइस रहती है, कभी भी क्वेश्चंस को इकट्ठा ओएमआर शीट पे आंसर को टिक ना करें। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, क्रॉसली चेक करके ओएमआर में भरते जाएं। जब आप इकट्ठे भरते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में गड़बड़ करके आते हैं। तो आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन? आंसर हमारा है फर्स्ट, CH3COONH4। ठीक है, ये हमारे पास है क्या? बेसिकली इट इज अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ये बफर नहीं है, एसिटिक एसिड था हमारा। ठीक है, क्या होता है एसिटिक एसिड? CH3COOH। इसकी जगह पे हमने क्या किया, ये लगा दिया। तो ये अमोनियम सॉल्ट है एसिटिक एसिड का। बफर सोल्यूशन जब भी आपने बनाना है, बफर सोल्यूशन होता क्या है, ये बड़े सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ये हमारे पास पहली बात तो ये एक्वस सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये रहेगा। वीक एसिड होगा और उसका कंजुगेट बेस होगा, या फिर वाइस वर्सा, इसके अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आप पीएच को चेंज करी जा रहे हैं तो, ठीक है, कुछ चेंज कर रहे हैं तो इसकी पीएच जो है वो सेम रहती, दिस रेजिस्ट इन देयर पीएच, इसको बफर एक्शन बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। The next question is what is the ESR frequency of unpaired electron in magnetic field of 0.33 टेस्ला? ठीक है, जीई की वैल्यू दी गई है, म्यू बी की वैल्यू दी गई है, इसको कैसे निकालेंगे? देखो ये ना ईएसआर में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उसमें से ये पार्ट है। जी की वैल्यू हमारे पास एच म्यू अपॉन म्यू बी इंटू बी के बराबर होती है। ठीक है, जी हमारे पास कितना दिया गया है, लिख लें, ये 2 दिया गया है, म्यू निकालना है हमने। ठीक है, मैं म्यू को एक बार ऐसे कर लेती हूँ कि जी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू बी इंटू बी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। ये आपके पास एच कितना दिया, म्यू बी भी दिया गया है, कितना? 9.273 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो बी है वो भी गिवन है। ठीक है, ये है 0.33 टेस्ला, कितना मैग्नेटिक फील्ड आपने लिया। एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, तो कैन बी कैलकुलेट वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 9.273 10 की पावर -24 इंटू 0.33 डिवाइडेड बाय 6.626 10 की पावर -34 हर्ट्ज। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 0.92 10 की पावर 10 हर्ट्ज। तो म्यू इज इक्वल टू 9 इंटू, जब पॉइंट हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो एक माइनस करना होता है, 10 की पावर 9 हर्ट्ज। तो म्यू इज इक्वल टू 9 गीगा हर्ट्ज। नो आंसर आया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। ठीक है, होपफुली आपको ये पसंद आई होगी, और
जाते जाते आपने क्या करके जाना है, कमेंट करके जाने हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज। आपके लिए बड़ी यूजफुल वीडियोस लेके आती हूँ एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। जल्दी ही हम इसका एक वीडियो का पार्ट और डालेंगे, ठीक है, कल होपफुली मैं इसको अपलोड कर दूंगी और ये वाला पेपर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो बाय बाय एवरीवन।